Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 16th of July, so let's get started. Now finally इलेक्टोरल बॉन्ड में गवर्नमेंट को एक शॉक देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड एक सही मैटर को फिर से रेज किया है, दैट इज यूज ऑफ मनी बिल टू पास ट्रिब्यूनल्स टू पास लॉज। देखिए मनी बिल हम सब जानते हैं कि मनी बिल जो आता है हमारा अंडर आर्टिकल 110 यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भी मैटर टैक्सेशन से रिलेटेड होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा, ठीक है, वही मैटर इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कई ऐसे बिल जैसे आधार एक्ट, ठीक है, आधार को मैंडेटरी करना इन लोगों ने यहां से इशू करवा दिया था। और आधार ये सब क्यों किया जाता है, मनी बिल की तरह क्यों पास करे, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट के पास लोकसभा में तो मेजोरिटी थी बट राज्यसभा में नहीं थी। राज्यसभा की स्क्रूटिनी से बचने के लिए सरकार ने इसको मनी बिल, और मनी बिल है या नहीं इसमें फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर के पास, और इसलिए स्पीकर की भी अनबायस्डनेस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है इससे। ठीक है, क्योंकि स्पीकर ने एक बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्लियरली, स्पीकर ही डिसाइड कर सकता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन अभी आप देखेंगे, हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे कि ट्रिब्यूनल में मेंबर्स के अपॉइंटमेंट्स, इनके टर्म्स, इनमें भी चेंजेस किए गए और ये भी आपने मनी बिल के फॉर्म में पास करा दिया। ये कहीं से लाई नहीं करता था। और इसी तरह की केस पहले काफी सारे कांग्रेस ने फाइल भी किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट भी दिया। और ऐसे ही एक जजमेंट गया था उसमें, जब ये आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर चंद्रचूड़, ये उस वक्त सिर्फ एक जज की तरह बैठे हुए थे 5 मेंबर्स की बेंच में, और इन्होंने तब भी डिसेंटिंग नोट दिया था। हालांकि जो मेजोरिटी जज थे उन्होंने एग्री किया और गवर्नमेंट बच गई यहाँ पर। लेकिन इस केस को दोबारा से चैलेंज किया गया और अब ये फिर से सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा बाय 7 जज बेंच। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Monday agreed to list petitions challenging money bill route taken by the centre to pass contentious amendments in the parliament. ये मनी बिल का जो केस था 5 जज बेंच ने तो अपहेल्ड कर दिया था, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है अब 7 जज बेंच को, तो ये उसके साथ डील करेगी। ये रूट अपनाया जाता है टू सर्कमवेंट द राज्यसभा इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मनी बिल की अगर आप प्रोविजंस देखेंगे, आपकी लक्ष्मीकांत ने पूरी लिस्ट दी हुई है, हालांकि कोई पूरी लिस्ट नहीं पूछेगा आपको कभी। यहां पर ओनली द प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स अंडर क्लॉज ए टू जी ऑफ आर्टिकल 1110(1) लार्जली इंक्लूडिंग लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर टैक्सेशन, सिर्फ ऐसे ही किसी मेजर्स को या इश्यूज को आप अंडर आर्टिकल 110 मनी बिल के फॉर्म में पास कर सकते हो। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स। सारे फाइनेंशियल मैटर भी नहीं आएंगे, वो फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ मनी बिल में स्पेसिफिकली लिखे गए हैं कि कौन से प्रोविजंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है अपनी लक्ष्मीकांत से, इसी के साथ जो रिविजन करना है, आपको मनी बिल तैयार करना है खुद से और उसी के साथ फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2, ये तीनों आज ही प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। ये बाद में बहुत कंफ्यूज भी करता है, अगर आप पूरा लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट सेक्शन पढ़ने जाओगे तो उसमें बीच में जब ये 3 चीजों तक पहुंचोगे तब तक आपका माइंड फेड अप हो चुका होगा। ठीक है, तो जब करंट में आया है तो उसी के साथ लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से टेलीग्राम ग्रुप में ये पोस्ट कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो। सबसे पहले 2015 में इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया था पीएमएलए एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इन्होंने यहाँ पर काफी सारी स्वीपिंग पावर्स दे दी थी ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, टू अरेस्ट, रेड एटसेट्रा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे तो अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, आपने इसमें अमेंडमेंट के थ्रू जो पावर दी गई है ईडी को वो वहां तक कोई ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क तो जरूर उठाया था कि क्या ये एज अ मनी बिल पास होने लायक था या नहीं था। ठीक है, सिमिलर केस एक और आया जब बात की गई टू ऑल्टर द अपॉइंटमेंट टू 19 की जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ये केस आया 2017 में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल पीएमएलए वाला कि वो वहां लाई उसके डोमेन में आता है या नहीं आता है मनी बिल के। सेकंड केस है विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ की जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि मनी बिल की तरफ इसको पास किया गया टू एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर दिस इंस्टीट्यूशन दैट इज ट्रिब्यूनल्स बाय ऑल्टरिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी and downgrading the qualification criteria
एंड एक्सपीरियंस जो जिसकी जरूरत होती थी टू स्टाफ दीज बॉडीज, राइट। तो ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल बन के आया आधार का, जब आधार को मैंडेटरी कर दिया गया हर केस के लिए। तो ये तीनों मनी बिल के फॉर्म में पास कर दिए गए, जबकि एग्जैक्टली शायद वो मनी बिल की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते थे। तो उस वक्त आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उस वक्त जब ये एज अ जज थे, तब इन्होंने डिलीवर किया था एक डिसेंटिंग ओपिनियन। हालांकि यहाँ पर जो बेंच थी उसके सामने दो क्वेश्चन थे, जो रिव्यू बेंच थी उसके सामने दो क्वेश्चन आए थे। वेदर लोकसभा स्पीकर डिसीजन टू डिक्लेयर द प्रपोज्ड आधार लॉ एज अ मनी बिल वाज फाइनल। तब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आ गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्पीकर जो डिसाइड कर देगा कि ये चीज मनी बिल है तो फिर वो है, उसे आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आप मान लीजिए कि ये तो शायद सुप्रीम कोर्ट अब भी एग्री कर जाएगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई पावर है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड इश्यू जो है, वेदर दी आधार Act of 2016 was correctly certified as a money bill under Article 1110 or not। तो ये दो क्वेश्चन है जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे देखिए, एक होता है हमारे गुड्स में ट्रेड, जिसको हम कहते हैं मर्केंडाइज ट्रेड। दूसरा होता है हमारा सर्विस का ट्रेड। सर्विस में हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर्विस में हमेशा हम लोग सरप्लस में रहते हैं, यानी हम सर्विसेज इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। बट मर्केंडाइज ट्रेड यानी कि ट्रेड इन गुड्स, इसमें हम लोग हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। और इस बार भी यही हुआ है कि हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट डबल से बढ़े हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5% से ग्रोथ हुई है, जबकि एक्सपोर्ट में सिर्फ हार्डली 2.5% के हिसाब से ग्रोथ हुई है। और अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ कि हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा वाइडन हो गया। हम लोग इतना कुछ चला रहे हैं, मेक इन इंडिया से लेकर, तो हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव तक ले आए, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर दी। उसके बाद भी हमारे एक्सपोर्ट उस तेजी से ग्रो नहीं हो रहे हैं जितने की इंपोर्ट हो रहे हैं। इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ग्रू एट 2.5% to $35 billion, while import bill climbed at faster 5% to $56 billion, widening the trade deficit by 9.4%। ओके, और ये मर्केंटाइज ट्रेड की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम ट्रेड इन गुड्स को बोलते हैं जिसको। ओके, हालांकि जो टोटल मर्केंटाइज और सर्विस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें मर्केंटाइज के साथ सर्विस भी मिला लेते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट रहा है $200 बिलियन। नोटिंग दैट ग्लोबल ग्रोथ इज लुकिंग अप एंड इन्फ्लेशन इज ट्रेंडिंग डाउन, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया कुड क्रॉस $800 बिलियन ऑफ टोटल एक्सपोर्ट दिस ईयर। गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन 6 की सेक्टर्स एंड 20 कंट्रीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। देखिए ये पॉइंट जरूरी है, क्योंकि देखिए हर सेक्टर में हर कंट्री की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, तो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है वो सेक्टर्स जो हमारे लिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखते हो, जहां पर हम एक कॉम्पिटिटिव एज रखते हो, ठीक है। सेकंड, हम उन कंट्रीज को टारगेट करें जहां पे हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे पार्ले जी बिस्किट अगर आप यूरोप में एक्सपोर्ट करोगे तो शायद ही कोई कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर यही पार्ले जी बिस्किट आप अफ्रीकन कंट्रीज में करोगे तो शायद वहां एक बार को आपके बिस्किट्स को मार्केट मिल सकता है। सो टोटल एक्सपोर्ट कितने रहे हैं हमारे लास्ट ईयर? $778 बिलियन, और इस बार उम्मीद करते हैं कि ये $800 बिलियन से ऊपर जाएंगे हमारे टोटल एक्सपोर्ट। आगे चलते हैं। इंडिया रशिया हैव डबल रूपी रूबल पेमेंट। अभी डबल वर्ड को पढ़ के इतना खुश मत होना, डबल भले ही कर लिया, वो डबल कर लिया है पिछले साल के कंपैरिजन में, बट ओवरऑल अभी भी बहुत कम है। थिंग इसकी डॉलर में हम लोग पे कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। हालांकि ये हमें बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, चाइनीज रेनमिनबी में पे कर दीजिए। अब ये सोचिए कि वो रुपी में तो पेमेंट लेने को तैयार नहीं है रशिया, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ $65 बिलियन हमारे साथ क्या हो रहा है कि $61 बिलियन का तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और हार्डली $4 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है। अब अगर हम मान लो ये पूरे $61 बिलियन का जो हमने इंपोर्ट किया है, इसका पेमेंट रशिया को हम रुपी में करना शुरू कर दें, अगर हम रुपी में पे करना शुरू कर दें तो रशिया रुपी का करेगा क्या? वर्ल्ड की कौन सी कंट्री ऐसी है जो रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट करेगी? अगर हम भी उतना एक्सपोर्ट कर पाते, सपोज हमने भी $60 बिलियन का एक्सपोर्ट किया होता रशिया को, तो ये बैलेंस हो जाता, ठीक है। वो हम ही पे कर देता रुपी में। पहले मुझे इसका कलर चेंज करने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेकिन रशिया का कहीं ना कहीं जो ट्रेड है चाइना के साथ वो ऑलमोस्ट बराबर का है। काफी सारा ऑयल गैस वगैरह वो चाइना को देता है, चाइना सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेके जो चाहिए वो सब रशिया को देता है, ये तो उनका बैलेंस में चलता है। तो अगर वो इंसिस्ट करता है इंडियन कंपनीज को भी कि आप एटलीस्ट चाइनीज करेंसी में हमें पे कर दीजिए,
क्योंकि वो करेंसी तो हमारे काम आ जाएगी। हम चाइना से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, वो करेंसी उनको पे कर देंगे, ठीक है। तो हमारी रुपी को अभी भी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, ना रशिया में ना ही वर्ल्ड ओवर। India and Russia have doubled their payment in national currencies since last year, despite sanctions by US and European Union. चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इमरजेंसी जब लगाई गई थी ना इंदिरा गांधी के द्वारा, तो आपने यूपीएससी में क्वेश्चन भी देखा था 2022 में, जहां पर 42nd अमेंडमेंट जो किया गया था 1971 में, उसमें उन्होंने काफी सारे स्वीपिंग चेंजेस किए थे, और 5 आइटम्स ऐसे थे जिनको स्टेट लिस्ट से उठाकर डाल दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में आपसे पूछा था प्रीलिम्स में। कैन यू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन की कौन से थे वो 5 सब्जेक्ट्स जिनको उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था स्टेट से, ठीक है। उनमें से एक तो था एजुकेशन। पहले एजुकेशन सोलली स्टेट डोमेन में आता था, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। यहाँ पे मिस्टर स्टैलिन ने यही क्वेश्चन किया है कि भारत, ये जो मोदी सरकार है, ये इतना ज्यादा बोलती है कि इमरजेंसी लगा दी थी, आप लोगों ने इमरजेंसी लगा दी थी। अभी इन्होंने डिसाइड भी किया है कि जिस दिन ये लगाई गई थी उसको डेमोक्रेसी हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के रूप में ये लोग मनाएंगे। तो यही पूछ रहे हैं, फिर एक काम कीजिए कि उस टाइम पे जो 5 सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट से छीन लिए गए थे स्टेट लिस्ट से, इनको वापस से स्टेट लिस्ट को दे दीजिए। तो विल यूनियन गवर्नमेंट शिफ्ट एजुकेशन टू स्टेट लिस्ट? ऑब्वियसली नॉट गोना हैपन। कर्नाटक मिड टेबल गिग वर्कर बिल, ये हमने कल डिटेल में एग्जामिन कर लिया था, और इसी के साथ मैंने आपको मेंस में कल आपको मैंने मेंस 450 प्लस में पूरा एक लेक्चर दे दिया है ऑन कोड्स, ठीक है, जो न्यू लेबर कोड्स आए, इनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की, चारों लेबर कोड भी समझाए आपको। उसके अलावा कि हमें इसमें लेबर लॉस में क्या इश्यूज हैं हम उसमें, ठीक है, और उसके बाद इनको जो नए आए हैं उनमें क्या बेनिफिट होंगे, और साथ में क्या कंसर्न्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में। तो हमने ये सारी चीजें वहां समझ ली है। कुछ बेसिक बातें रह गई हैं, जैसे कि हमारे क्यों आखिर इतनी सारी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज हैं, क्यों इनका फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और अगर फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा और फर्दर क्या लेबर रिफॉर्म्स करने चाहिए। अगर मैं ये सारे पॉइंट कल के लेक्चर में इंक्लूड करता तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, जो फिर बच्चे इतना देख नहीं पाते हैं। तो ये जो 3 इश्यूज रह गए हैं, एक मेजर माइनर इश्यूज हैं इस टॉपिक में से, ये मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर कर दूंगा, ताकि ये टॉपिक आपका होलिस्टिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमें इसी तरह की से प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेते हुए, और स्टैटिक करंट लिंकेज के साथ। इंडिया रशिया हैव डबल्ड रूपी पेमेंट। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, क्योंकि जब ये सैंक्शंस लगे, वॉर इशू हुई, तो जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज थी वेस्टर्न यूरोप की, जो रशिया में बिजनेस कर रही थी, वो निकल गई थी, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन, सैंक्शन लगने की वजह से। तो उसके बाद इंडिया और चाइना को एक मौका मिला कि यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट किया है, हम इस वैक्यूम में आकर बिजनेस कर सकते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, राइट। तो चाइना ने भी किया, इंडिया ने भी किया। अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन बिजनेसमैन नाउ बेस्ड इन रशिया, the government must move quickly as China has taken more advantage of these sanctions to fill the space vacated by nearly all Western brands। और ये पॉइंट भी हमने इंडो रशिया रिलेशन, जो 2 दिन पहले मेंस 450 प्लस में हमने एक वीडियो किया है इंडो रशिया रिलेशन पे, उसमें भी मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इस वॉर को एक अपॉर्चुनिटी भी दी इस वॉर ने इंडियन बिजनेसमैन को, कि आप रशिया के साथ अपना सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हो। और ट्रेड को लेकर हमने टारगेट क्या रखा है, $100 बिलियन बाय 2030, राइट। और इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या रखा है, $50 बिलियन बाय 2025, ठीक है। तो जितने वेस्टर्न ब्रांड्स निकल गए वो चले गए थे, बट चाइना का बायलैटरल ट्रेड देखिए, हम लोग तो बात कर रहे हैं कि $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे बाय 2030, बट चाइना ऑलरेडी हैज अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ $240 बिलियन, ओके। और वो भी मोर इवनली बैलेंस्ड। हमारा तो 65 में से हार्डली 4 बिलियन एक्सपोर्ट है, यहाँ तो इनका बैलेंस चल रहा है, $120 करीब का ही रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है, और $120 करीब का ही चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। एट प्रेजेंट इवन इंडियन कंपनीज आर बीइंग फोर्स्ड टू कंसिडर पेमेंट इन चाइनीज युआन, ठीक है। रनमिन भी इसी की करेंसी को कहते हैं, ठीक है। तो और युआन भी इसी को कहते हैं। तो इंडियन कंपनीज को भी रशिया यही कह रहा है कि आप हमें युआन में पे कर दीजिए या रनमिन में पे कर दीजिए, रुपी हम लोग कहाँ यूज करें ले आके। आई थिंक sanctions have created new opportunities and China has gained a lot compared to India। अगेन ये आप एज अ कोट लिख सकते हो डिफेंस में। वैसे तो हमने काफी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं वहां पर, जैसे कि हमारा INS विक्रमादित्य,
ठीक है, वो क्या है, वो रशिया का गोर्शकोव ही है, उसी को रिफर्बिश किया हमने। उसी तरीके से एक ये असॉल्ट राइफल जो हम लोग साथ में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड सिमिलरली हम लोगों ने साथ में ब्रह्मोस बनाया है। ठीक है, तो ये तो को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट वाले एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद अगर डायरेक्ट बायर सेलर की बात की जाए तो यहाँ पे 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए हैं जो रशिया में बने हुए हैं और ये जल्दी इंडिया को डिलीवर हो जाएंगे। सिर्फ डिफेंस कॉपरेशन में आप उसको कोट कर सकते हैं अगर याद रह जाए तो। रिवर्ट टू ओल्ड मेथड ऑफ रिक्रूटिंग स्टाफ टू ट्राइबल स्कूल। अब देखिए ट्राइबल स्कूल्स में एक्चुअली ये फ्रंट पेज पर ही आर्टिकल आया था ऑन सैटरडे, जब हम लोगों ने डिस्कशन नहीं कर पाए थे फॉर सम रीजन, स्किप हो गया था उस दिन। ठीक है, उसमें था कि यहाँ पर ट्राइबल स्कूल्स में आपको टीचर रिक्रूट करने थे, बट यहाँ पे गलती क्या हुई कि हिंदी को मैंडेटरी कर दिया गया कि जो टीचर टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको हिंदी मैंडेटरीली आनी चाहिए और साथ में इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी इन लोगों ने ये बात नहीं की कि जिस स्टेट की ट्राइबल स्कूल में आप जा रहे हो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसकी बात नहीं की, फॉरगेट की ट्राइबल की अपनी कोई लैंग्वेज या कल्चर भी आपको पता होना चाहिए, उसकी भी बात नहीं हुई। ठीक है, अब इस वजह से हुआ क्या, हिंदी मैंडेटरी करने की वजह से काफी सारे हिंदी रीजन के लोग यहाँ पर आ गए। अब प्रॉब्लम ये आई है उनको कि ये सब लाइन लगा के खड़े हैं बाहर की हमारे ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, ना तो इनको वहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज का आइडिया है और ना ये वहाँ के कल्चर और उन बच्चों की एग्जैक्ट नीड को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि पहले रिक्रूटमेंट हो रहा था स्टेट लेवल पर। ठीक है, हर स्टेट अपने हिसाब से कर रहा था। अब इन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट को बना दिया था सेंट्रलाइज, सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं, ये नेशनल लेवल पे। तो सेंट्रलाइज होने की वजह से अधिकतर हिंदी रीजन के लोग आ तो गए जॉब में, लेकिन अब वो अपने ट्रांसफर के लिए लाइन लगा के खड़े। ठीक है, तो यहाँ पर उस दिन भी सैटरडे को भी आर्टिकल आया था, तब यही बात की गई थी कि इससे बच्चों का ही लॉस हो रहा है सबसे ज्यादा। तो प्रीवियस मेथड ऑफ लेटिंग द रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज रिक्रूट टीचर्स फॉर दीज स्कूल्स, एडिंग दैट सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट वुड अंडरमाइन द वेरी पर्पस ऑफ दीज स्कूल्स। सेंट्रलाइज में यही हो रहा है कि वहाँ के बच्चों की जो ट्राइबल्स हैं उनकी ना लैंग्वेज का पता है, ना उनकी कल्चर का पता है, ना उनके नॉर्म्स का पता है, और आपने जाके एग्जाम निकाल के पास होके आप चले गए वहाँ टीचर बन के। ठीक है, और ये इंडिया लेवल पे होने से और ज्यादा दिक्कत आई है। तो एटलीस्ट जो स्टेट लेवल पर ही रिक्रूटमेंट की जा रही थी उसी को रीस्टोर करने की जरूरत है। सेकेंड इज देर इज नो रिगार्ड व्हाट्सोएवर फॉर नॉलेज ऑफ आदिवासी कल्चर। नाउ आपने शॉकिंगली क्या किया, आपने कंपलसरी कर दिया हर कैंडिडेट्स को टू हैव लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बट नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, लीव अलोन दैट ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज। सो दिस इज द सेकेंड इशू। Third, as a result, a large number of recruits were from Hindi-speaking states, and they were lining up at the National Education Society for tribal students with transfer request. This is the third issue. Okay, तो बेटर होगा कि अगर हम सिर्फ लोकल रिक्रूटमेंट को ही कंसीडर करें यहाँ पर तो। ICAR released 323 new varieties of 56 crops today. अब देखिए ICAR क्लेम तो करता रहता है कि हमने तो बहुत अच्छी सीड्स वैरायटीज बनाई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी अराउंड 4.7% करीब तक चली गई थी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट लास्ट ईयर, और इस बार थोड़ा सा फ्लड आया और ये सब गिर के आ गई है 1.2% के अराउंड। ठीक है, तो ये जो फॉल देखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट में, कहीं ना कहीं ये बताता है कि ICAR के जो क्लेम है कि हमने 2000 से ज्यादा क्लाइमेट रेजिलियंट सीड वेराइटीज डेवलप की हैं, तो ये क्लेम उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखता है, क्योंकि 2000 क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स बनाने का इन्होंने क्लेम किया था, बट उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है, अगर आपने इतनी अच्छे क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स बना लिए थे तो फिर ये ग्रोथ रेट इतनी ऊपर जो जा रही थी सडनली इतनी कैसे गिरती। हीट वेव आती है तो प्रॉब्लम, आपके फ्लड्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम। तो इसी तरीके पे ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च विल लॉन्च इट्स वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम to improve research in the field of agriculture and animal husbandry। ठीक है, और इनमें क्रॉप में इंक्लूड किया जाएगा 289 क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज एंड 27 बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज। तो इसको आप ऐसा फॉटो मटेरियल यूज कर सकते हैं एग्जाम में। बाकी ICAR या NGT इस टाइप की जो भी न्यूज आती है ना, उन पे हम लोग एक शॉर्ट नोट्स पहले ही ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर चुके हैं। बाकी मैं टाइम टू टाइम भी पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे जैसे न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो आप अभी से तैयार कर लो तो बेटर है यार। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी किस एक्ट के थ्रू बनी है, कब आया, क्यों आया, क्या ऑब्जेक्टिव रहे, ये सब अभी से कर लोगे तो बेटर रहेगा, लास्ट के लिए मत छोड़ो। लास्ट में प्रीलिम्स आएगा तब आते हैं इस तरह के रेडीमेड मटेरियल, तब हम तैयार करेंगे, तब नहीं होगा ये सब। पैनल रेप्रीमेंड उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग वायलेशन इन द फॉरेस्ट लैंड। अब इन लोगों ने एयरपोर्ट की कुछ ये वॉल बनाई है और यहाँ पर सीधे सीधे इन लोगों ने जो फॉरेस्ट लॉज है उनका वायलेशन किया। तो सबसे ज्यादा तो लॉज का वायलेशन खुद गवर्नमेंट ही करती है, ये फैक्ट है। ISRO has a problem, many rockets but too few satellites।
अब देखिए हमने ओवरऑल शुरू से आज तक बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स बनाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेकर आए, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेकर आए, फिर उसके बाद हम लोग पीएसएलवी ले आए, फिर हम लोग जीएसएलवी लेकर आए, फिर जीएसएलवी एलवी का ही मार्क 3 वर्जन बनाया जिसको हमने कहा लॉन्च व्हीकल 3, मैक 3, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फिर बाद में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी ले आए। तो हमने इतने सारे लॉन्च व्हीकल बना लिए, चलिए ये तो अब गया, ये भी गया, बट ये हमारा पीएसएलवी, इसको तो वर्क हॉर्स बोला जाता है, ठीक है। जीएसएलवी, फिर जीएसएलवी मार्क 3 और ये स्मॉल सैटेलाइट लेकर हम लोग आए ताकि हम लोग स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट्स के मार्केट को फोकस कर सकें, ठीक है, जिनको छोटी छोटी सैटेलाइट्स भेजनी है ताकि इतने बड़े बड़े रॉकेट ना यूज करने पड़े। अब क्या होता था, पहले मॉडल अलग था। पहले मॉडल बहुत सप्लाई साइड मॉडल, यानी कि उस टाइम इसरो सैटेलाइट बना लेता था पहले, ठीक है, उसने सैटेलाइट बना ली। उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर वालों को या गवर्नमेंट वालों को बताता था कि देखिए सैटेलाइट में ये बैंड यूज हुए हैं, इससे आप फलाना फलाना सर्विस देने की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, ठीक है। फिर आके कोई प्राइवेट वाला आता था, ठीक है ये सैटेलाइट हमारे काम की है, हम आपको इसके लिए पैसे देते हैं, आप इसको लॉन्च कर दीजिए और स्टैब्लिश कर दीजिए, ठीक है। तो ये था सप्लाई साइड, यानी इसरो पहले सैटेलाइट बना लेता था, उसके बाद उनको बताता था कि हमने इस तरह की सैटेलाइट बनाई है, इसमें ये फायदे होंगे, तब जाकर कोई प्राइवेट वाले आ जाते थे कि हमें जरूरत होगी इसकी। अब ये रिवर्स कर दिया गया है जब रिफॉर्म किए गए उसके बाद से। नाउ इट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ डिमांड ड्रिवन मॉडल, यानी कि अब जो लोग हैं जिनको जरूरत है सर्विसेज की, वो आएंगे, वो कहेंगे कि हमें इस तरह की एक सैटेलाइट बना के दीजिए, उसको लॉन्च कीजिए और फिर हम लोग उसको आपको पे कर देंगे, ठीक है। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। तो अब हालात ये है कि हमारे पास पहले क्या है कि हमने सैटेलाइट बना ली, उसकी सर्विसेज हमें पता है, तो फिर हम लोग सामने वाली जो यूजर्स हैं उनको हम एजुकेट कर देते कि हमारे पास इस तरह की सैटेलाइट है, बन के रेडी है, लॉन्च कर सकते हैं अगर किसी को जरूरत है, ठीक है। हमें एजुकेट करते थे उनको, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब इसका उल्टा हो रहा है जस्ट। तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि रॉकेट्स बहुत सारे रखे हुए हैं लेकिन सैटेलाइट्स ही नहीं है लॉन्च करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं से कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है। इसरो's launch vehicle capability was 3 times the demand. ठीक, आज हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स बहुत हैं बट अभी कहीं भी डिमांड नहीं है कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग की। देन स्ट्रॉन्ग डिमांड वाज नीडेड फॉर लॉन्च व्हीकल्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडियन मार्केट। करेंटली इंडिया के पास 4 लॉन्च व्हीकल्स हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड जीएसएलवी मार्क 3। ये these rockets can launch satellites weighing up to 4 tons to the geosynchronous orbit, and India also relies on foreign launch vehicles such as Ariane 5 and Falcon 9। अगर आप हमारी कोई सैटेलाइट का वेट 4 टन से ज्यादा होता है तो हमें वहां लॉन्च करनी पड़ती है। हालांकि हम लोग अपना नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल भी तैयार कर रहे हैं जो 10 टन तक का सैटेलाइट को स्टैब्लिश कर पाएगा ऊपर, ठीक है। उसके अलावा चंद्रयान मिशन, आदित्य एल1 इन सबके लिए भी यूज है। डिमांड ड्रिवन मॉडल, नाउ फोकस ऑन दिस। पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सप्लाई ड्रिवन मॉडल। इसरो वुड बिल्ड एंड लॉन्च सैटेलाइट्स एंड देन लुक फॉर कस्टमर्स हु नीडेड दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस सैटेलाइट। बट 1920 में चेंजेस किए गए, इट चेंज दिस इनटू डिमांड ड्रिवन मॉडल, यानी कि सैटेलाइट नीड्स टू बी बिल्ड एंड लॉन्च ओनली इफ देयर इज ऑलरेडी डिमांड फॉर इट, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये हमने एक रिफॉर्म किया जिससे चेंज हुआ। अब उसमें क्या है कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा हमारा लॉन्च व्हीकल खड़ा रहेगा फालतू में। लॉन्च व्हीकल की लिमिटेशन भी है यहाँ पर। इंडियाज लॉन्च व्हीकल आर नॉट पावरफुल इनफ टू अंडरटेक सर्टेन मिशन लाइक चंद्रयान 4, ठीक है। चाइना ने अपने जो चांग मिशन लॉन्च किए थे, चांग 4, चांग 5, ठीक है, सॉइल सैंपल भी वापस ले आए वो लोग स्टडी के लिए चांद से। तो वो उनके रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5, ये उसी के नाम पे रखा गया है जो इनका माओ था उसने लॉन्ग मार्च की थी ना, उसी के नाम पे लॉन्ग मार्च लॉन्च व्हीकल इन्होंने यूज किया था। अब इंडिया का जो सबसे पावरफुल रॉकेट भी है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इट हैज लेस देन 1/3 ऑफ लॉन्ग मार्च कैपेबिलिटी, ओके, एंड विल नीड 2 LVM-3 लॉन्चेस टू लॉन्च ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 4। यानी चंद्रयान 4 मिशन अगर हम लॉन्च भी करते हैं कल को, तो हमें 2 बार इस रॉकेट को लॉन्च करना होगा अगर हमें इस मिशन के सारे कंपोनेंट्स वहां तक पहुंचाने हैं, ठीक है। इसरो अपग्रेड भी कर रहा है इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को विद सेमी क्रायोजेनिक इंजन टू बूस्ट इट्स पेलोड कैपेसिटी टू एटलीस्ट 6 टन इन द GTO, and the organization will also need a new launch vehicle, that is next generation launch vehicle, जिसको प्रोजेक्ट सूर्य नाम दिया जा रहा है, ठीक, प्रोजेक्ट सूर्य टू कैरी 10 टन्स इनटू GTO, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये ऑर्बिट सब मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, लेकिन मैंने प्रीलिम सीरीज के टाइम एक्सप्लेन किए, हम किसी दिन इसको एक्सप्लेन कर लेंगे या फिर आप सेल्फ रीड भी कर सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है वो। इंडिया विल ऑल्सो नीड वन मोर सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स एबिलिटी टू लॉन्च स्मॉलर सैटेलाइट्स।
और याद कीजिए पीएसएलवी का एक मिशन था जिसमें हमने 102 सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये दिखाता भी है कि हमारा पीएसएलवी जो है वो बहुत रिलायबल है। लेकिन इतना ही रिलायबल हमें एसएसएलवी को भी बनाना है, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी। तो हमने एक बार इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, बट एक बार और करने की जरूरत पड़ेगी। Launch vehicle economies. The heavier vehicle can fulfill some national goals like lunar exploration and space station, while ISRO can use the smaller satellites for technology and capability demonstration. Launch vehicle are improving as well. In a single launch, PSLV can deliver multiple satellites जो हमने करके दिखाया था, 102 सैटेलाइट स्टैब्लिश की थी, वो भी अलग अलग ऑर्बिट में। रॉकेट स्टेजेस भी अब रीयूजेबल बन रही हैं, जैसे हमने भी टेस्ट किया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। एलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने तो करके भी दिखाया है, नॉट जस्ट रीयूजेबल बल्कि उसने वर्टिकल लॉन्च भी करके दिखाया, यानी कि एक रॉकेट ऊपर जाएगा, अपनी सैटेलाइट स्टैब्लिश करेगा और फिर वापस से सीधे सीधे लैंड कर जाएगा, जस्ट लाइक एन कमर्शियल एयरप्लेन। राइट, तो उससे क्या होगा कि हम एक ही रॉकेट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, तो वेस्ट नहीं जाएगा। अभी ये होता है कि एक बार यूज कर लिया तो इसके कंपोनेंट अलग अलग स्टेज पे सेपरेट होते हैं और ओशन में गिर जाते हैं, खत्म उनकी लाइफ। ठीक है, तो ये जब हम लोग इसको बार बार यूज कर पाएंगे मल्टीपल टाइम्स, तो कॉस्ट कम हो जाएगी सैटेलाइट लॉन्चिंग की, और फिर कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी ज्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। Rocket stages are becoming reusable, which reduces the cost of building the rocket and increase profitability. ISRO has been building its reusable launch vehicle, vertical landing technologies to make reusable landing stages. It is also making an effort to replace toxic fuels for rocket engine with a green alternative. A private sector versus government. Now we need an ecosystem that create demand for various services, leading to demand for data, या फिर leading to more sources of data, culminating into demand for launch vehicle. ठीक है, क्योंकि लॉन्च व्हीकल अब तभी यूज हो पाएगा जब कोई सैटेलाइट की डिमांड आएगी। अब बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर वो कहता है हम रॉकेट लॉन्चिंग में तो आना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ से निकल जाए। गवर्नमेंट इसलिए निकल जाए कि गवर्नमेंट ये रॉकेट लॉन्चिंग में पैसा लगाना बंद करे, और गवर्नमेंट यूएसए की तरह, जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में जो इसरो वगैरह, सॉरी, उनके जो नासा वगैरह हैं या मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ये सब क्या करते हैं कि वहां की जो स्पेस एक्स है एलॉन मस्क की, या फिर एक और कंपनी है कोई वर्जिन नाम से, आई थिंक वो जेफ बेजोस की है, ठीक, ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ की जो यूएसए गवर्नमेंट है वो कस्टमर है प्राइवेट स्पेस एजेंसी की, और हमारी भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो यही चाहता है कि गवर्नमेंट शुड एक्ट एज ए कंज्यूमर, ताकि हमारे पास एक शॉर्ट ऑर्डर हो, एक अश्योर्ड हो गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ रेवेन्यू फ्लो होता रहेगा यहाँ। ठीक है, प्राइवेट से डिमांड आएगी नहीं आएगी वो तो कंट्रोल में नहीं है उनके, लेकिन गवर्नमेंट अगर एक कस्टमर की तरह यहाँ पे सर्विसेज लेती है प्राइवेट सेक्टर से स्पेस में, तो फिर उनको एक अश्योरेंस मिल जाता है कि हमारे पास एक शॉर्ट मार्केट तो है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट वांट्स प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट डिमांड अमंग कस्टमर्स एंड टू बिल्ड लॉन्च सैटेलाइट्स, ठीक है, एंड अब स्किल करें वर्कर्स को एंड गिव देम जॉब्स। हाउएवर प्राइवेट कंपनीज उल्टा चाहते हैं, प्राइवेट कंपनीज डोंट वांट गवर्नमेंट टू बी इन द लॉन्च बिजनेस, इंस्टेड दे वांट द गवर्नमेंट टू बी देयर कस्टमर and provide rule of law and reliable regulation. This is because private players desire a reliable source of revenue, और वो सिर्फ गवर्नमेंट से आ सकता है। So they want government being an anchor customer, helping companies in their early days. The roadmap here is for government to exit the launch vehicle business at some point, like ISRO अब ये launch vehicle की business से निकल जाए और प्राइवेट वालों को दे दे लॉन्च व्हीकल का काम, और गवर्नमेंट को जब भी सैटेलाइट्स वगैरह की जरूरत हो, कुछ सर्विसेज चाहिए हो, तो वो प्राइवेट वालों को पैसे दे कि आप हम ये सैटेलाइट बना के लॉन्च कीजिए, और गवर्नमेंट को डेटा की जरूरत है। राइट, लिविंग दी कंपनीज विद सफिशिएंट डिमांड फॉर लॉन्च व्हीकल, एंड दिस इज सिमिलर टू सिचुएशन इन यूएस। ठीक है, वहां पर ये स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, ये सब गवर्नमेंट इनकी कस्टमर है, गवर्नमेंट इनको बोलती है कि हमें सैटेलाइट बना के दीजिए या हमारे बिहाफ में ये सब लॉन्च कीजिए। अब तो स्पेस एक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो सामान भेजा जाता है उसमें वो भी स्पेस एक्स को दे दिया गया है काम। ठीक है, पहले नासा करता था, तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक रेवेन्यू फ्लो हो गया स्पेस एक्स के लिए। Thus, Indian government will absorb the cost of transition from supply driven to demand driven building of satellites and launch vehicle. ये तो अच्छा आर्टिकल था। यहाँ पे आप ये वेल देख रहे हैं, वर्ल्ड्स रेयरेस्ट वेल मे हैव वॉश्ड ऑन बीच इन न्यूजीलैंड, स्पेड टूथ वेल नो लॉन्गर साइटिंग्स एवर रिकॉर्डेड। कभी इसकी साइटिंग रिकॉर्ड नहीं की गई है, हालांकि अब जाकर ये मिला है सदर्न पैसिफिक ओशन में, दैट इज न्यूजीलैंड के पास। ठीक है, कहाँ पे मिला है, ओटागो बीच। ये इंडिया नेपाल रीसेट ये सब अभी छोड़िए, ये इतना काम का नहीं है, यहाँ पे बजट जब आएगा तब देख लेंगे क्या निकल के आता है। दी टोल्ड दैट एक्सट्रीम हीट टेक्स ऑन वुमेन। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कोई आपके काम के पॉइंट्स नहीं लिखे, लेकिन जितने भी टॉपिक्स है ना, चाहे वो एक्सट्रीम हीट हो यानी कि हीट वेव्स हो, या फ्लड्स हो,
ठीक है। या फिर आपके वोल्केनो अर्थक्वेक्स वगैरह, ये सारे टॉपिक हम एक बार पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और बहुत जल्द करेंगे। बाकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे अर्बन फ्लड था, ठीक है, काफी सिटीज में आए थे अभी, तो इसको हम लोग ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में कवर कर चुके हैं, कुछ दिन पहले ही हमने किया इसको, ठीक है। बाकी ये जो एकदम स्टैटिक काइंड ऑफ टॉपिक है, हीट वेव्स, फ्लड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कंप्लीट करेंगे मे बी वेरी सून। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके मेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी यहाँ कवर होंगी एक्सेप्ट एथिक्स एंड ऐसे, आप सिर्फ उन पे सेल्फ वर्क कीजिए, बाकी चीजें आपकी यहाँ कवर हो जाएंगी। ये पॉलिटिक्स और निषाद कमेटी छोड़िए, आपके काम का नहीं है। डब्ल्यूटीआई इन्फ्लेशन, पीआई इन्फ्लेशन की बात है तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बट अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पीपीआई, प्रोड्यूसर इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट इस डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस करने जा रही है पीपीआई के साथ, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे सेपरेट चैनल है इसका, वहां से देख लीजिएगा, पीपीआई पे नोट तैयार रखिएगा, ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएगा। डब्ल्यूपीआई रिप्लेस हो जाएगा थोड़े दिन में। रशिया मस्ट एड्रेस द नॉन टैरिफ बैरियर। अब देखिए, नॉन टैरिफ बैरियर यानी कि उनके यहाँ के कस्टम रूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, जिसमें ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आती है हमें, ठीक है। फिर कई बार उनकी चेकिंग के नाम पर वो फिर आपके पास इस तरह के बैरियर लगा देंगे, आपने ये फर्टिलाइजर यूज किया है, वो केमिकल यूज किया है, उस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं, इनको रिड्यूस करने की जरूरत है रशिया के साथ, अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है ऑफ $100 बिलियन बाय 2030। India want Russia to address non-tariff barriers such as marine products and pharmaceuticals to help boost Indian export and reduce the existing trade imbalance। ठीक है, ट्रेड इम्बैलेंस अब तक तो याद हो ही गया होगा, 65 में 61 उनके फेवर में, 4 हमारे में, ठीक है। तो ये बड़ा कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव बना के, वो अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम कि आपके यहाँ पर जो टैरिफ बैरियर है वो तो ठीक है, और जो नॉन टैरिफ बैरियर है उनको भी रिड्यूस कीजिए। टैरिफ बैरियर तो मोस्टली क्या है, आप जो भी कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो, वो होती है, और वो तो म्यूचुअली डिसाइड की जाती है, जितनी हम उनके प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे उतनी वो हमारे पे लगाएंगे। तो दोनों ने एग्री किया ऑन रिड्यूसिंग इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद रशिया बाय इंक्रीजिंग इंडियन एक्सपोर्ट। क्योंकि देखिए, अकेले हम चाइना के साथ भी आज करीब करीब ऑलमोस्ट $100 बिलियन तक का ही ट्रेड डेफिसिट वहां चल रहा है। तो ऐसी नौबत कल को रशिया के साथ ना आए। ऑलरेडी यहाँ पर भी हम लोग अगर 65 इसमें से 61 में से 4 माइनस करें तो $57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ भी हो चुका है। इतने बड़े बड़े ट्रेड डेफिसिट अफोर्ड करना सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो इन पे अभी से वर्क किया जाए वो ज्यादा अच्छा है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? मोस्टली इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि इंडिया रशिया और रिलेशन का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें सारी चीजें डिटेल में की हैं। हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनको। और इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट हम लोग ओनली वही कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस, और इसके अलावा हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल। और इसके अलावा प्रीशियस पर्ल्स, सॉरी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह भी हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं रशिया से। बाकी इंटरनेशनल पेज पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि हाँ, केव है मून पर, ठीक है। आप कह सकते हो कभी कोई लावा डक्ट रही होंगी जो अब बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, तो केव्स यहाँ पर है। तो एक चीज है कि शायद इंसान को सेटल करने के लिए ये केव्स हमारी हेल्पफुल हो सकती हैं। इनके अंदर हम लोग अपने बंकर्स बना सकते हैं, इंसान यहाँ रह सकता है, ताकि आसमान एटमोस्फेरिक रेस से तो बचेंगे ही, साथ में जो मेटेरॉइड्स इम्पैक्ट आ जाते हैं कभी कभी, कभी क्या चांद पे तो गिरते ही रहते हैं क्या, कि मेटेरॉइड्स के इम्पैक्ट से भी हम लोग इंसान और अपने इक्विपमेंट्स को बचा सकते हैं। Scientists have confirmed a cave on the moon not far from where the Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed 55 years ago. So this could house future astronauts. It is located at Sea of Tranquility. ठीक है, ये 400 किलोमीटर from the Apollo 11 landing site. And this pit, like more than 200 other discovered up there, was created by collapse of a lava tube. ठीक है, कभी हो रही होंगी लावा ट्यूब, और फिर इनको ऑब्जर्व किया, कंपेयर किया गया विद लावा ट्यूब्स बेस्ड ऑन अर्थ। So this could serve as a natural shelter for astronauts, protecting them from cosmic rays and solar radiation, as well as from micrometeoroid strikes. ठीक, क्योंकि मेटेरोइड स्ट्राइक्स इंसान की लाइफ को तो थ्रेट करेंगी, हमारे इक्विपमेंट्स को भी थ्रेट करेंगी। अब ये आप बस कहीं कोट कर सकते हो। जनरली मैं चाइना और जापान के रिस्पेक्ट में बातें करता हूँ कि यूक्रेन स्टार्टअप्स टू रेस ए लो कॉस्ट रोबोट आर्मी टू फाइट रशिया। ठीक है, आप देख रहे हैं छोटा सा टैंक टाइप बनाया है इस आदमी ने। नाउ द थिंग इज, जापानी कंटेक्स्ट में इसलिए बोलता हूँ कि चाइना जो बार बार एग्रेसिव होता रहता है जापान पर, द फैक्ट इज कि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे, चाइना से भी ज्यादा आगे। अगर उसे वेपन्स बनाने होंगे कल को, या न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाना होगा, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है ये सब बनाना। द ओनली थिंग इज कि वो एक पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है और वो इन चीजों से दूर रहना चाहता है।
और चाइना परेशान करता रहता है नेबर्स को। चलिए यहाँ पे द हिंदू कंप्लीट हुआ, इंडियन एक्सप्रेस को देख लेते हैं, इसमें क्या है काम का। थ्री ऑपोजिशन स्टेट सेज नो टू पीएम श्री सेंटर स्टॉप स्कूल स्कीम फंड। तो पीएम श्री स्कूल बनाने की बात की गई थी, या जो बने हैं उन्हीं को अपडेट करके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाकर पीएम श्री उनका नाम रखने की बात की गई। अब देखिए हर जगह अगर प्राइम मिनिस्टर वर्ड ही सुनेंगे लोग, ठीक है, फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री के नाम पे, अन्न योजना प्रधानमंत्री के नाम पे, स्कूल्स प्रधानमंत्री के नाम पे, हमारे अभी एमपी में सभी जिलों पे जो कॉलेज थे उनका नाम कर रख दिया गया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो फिर अब जरा एक बार अपोजिशन पार्टी से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर सब कुछ प्रधानमंत्री नाम पर ही चलेगा तो फिर क्या चलेगा, चारों तरफ मोदी मोदी मोदी, राइट। तो फिर वो जो हमारा एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होने चाहिए, क्या वो हो पाएंगे? तो यहाँ पर इन तीन स्टेट्स का शायद पॉइंट ठीक भी है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि ऑपोजिशन स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, तो सेंटर ने स्टॉप कर दिए फंडिंग। अब इसमें लॉस किसका होगा? स्टूडेंट्स का होगा सर। Education Ministry has stopped funds under Samagr Shiksha Abhiyan, the flagship school education program, to Delhi, Punjab and West Bengal because of their reluctance to participate in Pradhan Mantri School of Rising India scheme. और कल जब हमने फाइनेंस पे एक आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें हमने यही कहा था कि आप इस तरह की जो टाइड स्कीम्स चला देते हो उससे क्या हो जाता है, स्टेट के भी फंड्स टाई हो जाते हैं। अब स्टेट्स को भी अपने 40% फंड यहाँ एलोकेट करने पड़ेंगे अगर उनको सेंटर से आ रहे 60% फंड को अवेल करना है। तो एक तो उनका फंड टाई हो गया, वो अपनी जगह है। दूसरा कि आप स्कीम के नाम को जिस तरह से रख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि वी आर लूजर नाउ, ठीक है। और नीतीश कुमार ने भी एक टाइम पे बोला था कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है अगर उसमें आप 40% कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी उस टाइम तो 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन था उस स्कीम में, अगर आप 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हमसे चाह रहे हो तो फिर स्कीम का नाम प्रधानमंत्री क्यों है? या तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना रखिए, ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था, राइट। तो ये बात एक तरीके से ठीक भी है कि फिर वो माइंडसेट ऐसा बनता जाता है पब्लिक का कि जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे यूपी इलेक्शन के टाइम हमने कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह सुने थे, उसमें लोग बोलते थे मोदी जी खाना दे रहे हैं, वो मोदी जी उस पे बैक पे अपनी इमेज प्रिंट करा ली थी उन्होंने, जो पीडीएस में अनाज दिया जा रहा है। तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती इलेक्शंस में। अब इसमें आपने 60% फाइनेंस रोक दिए, एक तो स्टेट्स के पास वैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत कम है, उसके बाद आपने इस तरीके से ये करते, और ये पहली बार नहीं है। एक बार तेलंगाना स्टेट में भी हमारी निर्मला सीतारमन जी गई थी, वहां पर उन्होंने किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फटकार लगाई थी राशन शॉप पर ही कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी का फोटो क्यों नहीं लगाया। तो इतना भी ऑब्सेस नहीं होना चाहिए अपने नाम और अपनी फोटो से कि हम हर चीज रोक देंगे अगर आप हमारा यूज नहीं कर रहे हो। 60% ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन एंड स्टेट 40% बियर करते हैं। इट एम टू अपग्रेड एटलीस्ट 14,500 गवर्नमेंट स्कूल्स इनटू एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूशंस। बाकी हालांकि जो 5 स्टेट्स हैं, दीज 5 स्टेट्स आर येट टू साइन दी एमओयू। तो यहाँ पे शायद अपोजिशन पार्टीज पूरी तरह गलत नहीं है, कहीं ना कहीं उनका स्टैंड ठीक भी है, क्योंकि यही सिनेरियो होता अगर आज सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार होती, और जैसे स्टेट में सपोज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती, वो भी एग्री नहीं करते इस बात पे, क्योंकि फंड आप हमसे ले रहे हो, ठीक है, लाइक आप मेरे साथ पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैं आपका पूरा टैलेंट का यूज भी कर रहा हूं, लेकिन आपको कैमरे पे ऑन सामने नहीं ला रहा हूं, आपकी खुद की कोई फेस वैल्यू में नहीं बनने दे रहा हूं। ओके, इट्स लाइक दैट। तो ऐसे तो ये गलत है बिल्कुल। अब इसमें लूजर जो सबसे ज्यादा होता है वो जनता ही होती है फिर। अब देखिए ये स्टेटमेंट आप अगेन कोट कर सकते हो, मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में एक टॉपिक किया था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी कह लीजिए ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर के डीजीपी का स्टेटमेंट एक एरो बना के नीचे कोट करेंगे कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज जो होती हैं दे अलाउ पाकिस्तान टू इन्फिल्ट्रेट कश्मीर सिविल सोसाइटी एज पर द स्टेटमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर डीजीपी। आप कह सकते हो थोड़ा फारफेच लगेगा स्टेटमेंट आंसर में, बट सामने जब आपने लिखा है कि ये खुद किसने कहा है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है, तो आपके स्टेटमेंट में वेटेज आ जाता है। ये ट्रंप वगैरह का जो अटैक हुआ उससे रिलेटेड है। यहाँ पे ये हमने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, महाराष्ट्र प्रपोज सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, लूज डेफिनेशन है इसमें, काफी क्रिटिसिज्म भी है इसका। हालांकि अभी तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो ये दोबारा से फ्लोर पे जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे असम के फ्लड कंट्रोल मेजर्स की बात हो रही है। अब देखिए अर्बन फ्लड की जहां तक बात है तो ये इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसको 450 प्लस में कवर कर लिया है, वहां कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मेंस 450 प्लस में। बाकी ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम लोग वो सारे टॉपिक्स करेंगे जितने भी ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो हीट वेव्स हो, फ्लड मेजर्स हो, आपके ड्रॉट्स हो, अर्थक्वेक वगैरह जो आते रहते हैं,
इन पे रिलेटेड हम इतना पढ़ लेंगे कि आप मेंस में अपना क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लोगे अगर आता है तो। ठीक है, तो असम की ज्योग्राफी की अगर बात करें तो देखिए वो थोड़ा यूनिक है। एक तरफ माइटी ईस्टर्न हिमालयास हैं, फ्रिजाइल जियोलॉजी है, फॉरेस्टेड लैंडस्केप, इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, टर्बुलेंस इन द वे ऑफ बंगाल, braided and meandering rivers, complex biodiversity and billions of tons of sediments originating from the Himalayas। अब देखिए जब यहाँ पे असम में हर साल फ्लड आते हैं हम लोग कहते हैं कि शायद कुछ किया जा सकता है इसके लिए। आप क्या करोगे, एम्बैंकमेंट्स बना दोगे रिवर के अक्रॉस, ठीक है, ताकि पानी फील्ड्स में ना घुसे। बट द थिंग इज कि ये रिवर्स आ रही है हिमालयन रीजन से, ठीक है, और हिमालयन आर स्टिल इन देयर ह्यूज स्टेज। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये रिवर्स बहुत ही meandering करके आती हैं, ठीक है, तो एम्बैंकमेंट बना भी दो तो इधर उधर डोल सकती हैं। दूसरा कि ये काफी सारा सिल्ट कैरी करके लाती है। अब जो सिल्ट कैरी करके ला रही है ये डिपॉजिट होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, और क्या होगा, रिवर बैंक का जो चैनल है वो राइज करता रहेगा। ठीक है, आपने कहीं ऐसी तरह का एम्बैंकमेंट बनाया तो ये सिल्ट डिपॉजिट हो के कभी ना कभी इसको ब्रेक कर देगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो और ज्यादा बड़े फ्लड्स आएंगे। तो ये इंक्रीज हुआ है इंटेंसिटी में इम्पैक्ट ऑफ द एनुअल फ्लड्स आफ्टर द असम अर्थक्वेक ऑफ 1950। 1950 असम में एक अर्थक्वेक आया था जो कि ऑलमोस्ट 8.6 मैग्नीट्यूड का था, बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, इसने काफी सारे चेंजेस कर दिए थे असम के एनवायरनमेंट में। रिवर्स के कोर्स चेंज हो गए थे, असम की काफी सारे रिवर्स इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद कभी वो अपने ओरिजिनल जो उनका पाथ था उसको दोबारा नहीं ले पाई। उसके बाद एक कमेटी सेटअप की गई थी गर्ग, GR गर्ग के अंडर में, और इस गर्ग कमेटी ने वार्न किया था अगेंस्ट एनी मूव टू बिल्ड दी एम्बैंकमेंट्स, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे रिवर बहुत ज्यादा सिल्ट कैरी करती है, यहाँ की जियोलॉजी थोड़ी फ्रेजाइल है, ये ठीक नहीं रहेगा बनाना। इट इंसिस्टेड दैट नेचर्स इकोनॉमी, लैंड बिल्डिंग एंड ड्रेनेज of its basin are the two main functions of the river, and that embankments might serve as a useful purpose if the rivers were stable and carried little silt। लेकिन यहाँ पर असम में काफी ज्यादा सिल्ट कैरी करती हैं, बट इफ द रिवर्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, गर्ग बॉन्ड, देन एम्बैंकमेंट्स वुड प्रोबेबली कॉज मोर हार्म देन द गुड। बट इन एप्रीहेंशन के बावजूद असम ने एम्बैंकमेंट्स बनाना शुरू कर दिए थे। Now these embankments were constructed at an enormous speed, और फिर इनके मैनेजमेंट के लिए बोर्ड भी बनाए गए, काफी सारी गवर्नमेंट मशीनरी बनाई गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मपुत्र बोर्ड इन 1982। Now these embankments have a simple goal. They would restrict the river from flooding the fields and damaging crops, properties and livestock, but they would keep the field adequately wet. Paddy fields needed more artificial manure। अब क्योंकि पहले जब फ्लड्स आते थे तो सॉइल क्या होती थी, रिप्लेनिश होती रहती थी, बट अब वो फ्लड्स से सॉइल रिप्लेनिश हो नहीं रही है, तो आपको आर्टिफिशियल मैन्योर की ज्यादा जरूरत पड़ गई है यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो करने पड़ते हैं उनके लिए। आर्टिफिशियल मैन्योर एज फ्लड वाटर स्टॉप रिप्लेनिशिंग दीज फील्ड्स विद न्यूट्रिएंट्स। The scale and impact of embankments fundamentally altered the relationship between river and Assam residents. As the floodplains become drier, human habitation moved closer to the river, putting their lives and properties at risk. After 2 decades, जब यहाँ पर नेशनल फ्लड कमीशन बनाया गया, इट एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट एम्बैंकमेंट्स एज अ सॉल्यूशन टू फ्लड्स। तो 2 डेकेड्स के बाद भी जो गर्ग कमेटी ने बोला था वही बातें साफ आई, निकल कर आई। इट कंक्लूडेड दैट पोस्ट एम्बैंकमेंट असम सिचुएशन मेड वर्स with the coarse silt and sand that rivers had deposited on the beds and banks। Okay, so जब कभी भी अगर ये embankments break होते हैं तो it will bring devastation whenever they would be breached। So new construction of embankments have been significantly disappeared since then। ओके, तो वो असम के रिस्पेक्ट में ही था वो आर्टिकल। से यहाँ पे ये पूजा खेटकर का जो केस चल रहा है अभी इसको डिस्कस करते हैं हम आगे, ठीक है, ये छोड़िए आप, ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे। रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट, इस लेडी की वजह से काफी कुछ एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। वैसे तो इनको शायद पद्मश्री दे देना चाहिए क्योंकि इन्होंने इतने लूप होल्स एक्सपोज कर दिए यूपीएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कि डीओपीटी और यूपीएससी दोनों रेड फेस हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है। और ये अकेली नहीं है, ऐसे ही एक और ऑफिसर है अभिषेक सिंह, इन्होंने ले लिया कि हमें लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, उसके कोटे से सिलेक्ट हो गए, बट ये रील्स बनाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, ये सब कुछ करते रहते हैं, कोई डिसेबिलिटी इनको नहीं दिखाई देती। उसी तरीके से एक और है मिस ज्योति मिश्रा, ये भी आईएएस बनी, ये उत्तर प्रदेश से आती हैं, इनके फादर पुलिस में भी हैं, ठीक है। इसके बाद भी इन्होंने एससी कोटा से सीट ले ली, तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठा। उसी तरीके से एक और लेडी है, आई थिंक उनकी रैंक 3 आई थी,
ठीक है, हालांकि रैंक बहुत अच्छी आई है, लेकिन इसके बाद भी इनके फादर आईपीएस ऑफिसर हैं, बट उसके बावजूद इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा से सीट ले ली। ठीक है, इनका कहना है कि मेरे फादर पूरी सैलरी डोनेट कर देते हैं, इसलिए हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, नो दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ठीक है, क्योंकि आईपीएस यानी कि आप ऑलरेडी गैजेट वन ऑफिसर हो। अच्छा, एक बात समझिएगा यहाँ पर कि ओबीसी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, दूसरे हो गए जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो फिर आप क्रीमी लेयर में चले जाओगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इनकम सर्टिफिकेट फेक बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया में। पब्लिक सर्वेंट की बात जब आती है, तो अगर आप गैजेट ऑफ ए ऑफिसर हो, ठीक है, लाइक आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक गैजेट ऑफिसर है, तो आप क्रीमी लेयर में चले जाओगे, बेनिफिट नहीं मिलेगा। और या फिर आपके मदर एंड फादर दोनों गैजेट बी ऑफिसर हैं, ठीक है, ग्रेड बी ऑफिसर्स हैं दोनों, तो भी आपको क्रीमी लेयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा काफी सारे ऐसे ऑफिसर्स निकल के आ रहे हैं। कोई डीएसपी के बेटे हैं, बेटी है, तो कोई आईपीएस ऑफिसर की बेटी है, उसके बाद कोई जनरल की है बट उसने एससी की सीट ले रखी है, किसी ने ईडब्ल्यूएस का प्लॉट बना रखा है, जैसे पूजा के इनका आया, इनके फादर के पास वेल्थ है 40 करोड़ से ऊपर की। ठीक है, फिर भी इन्होंने ईडब्ल्यूएस बनाया। उसके अलावा इन्होंने फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी 5 की बात की, जहां पर ना इनको ठीक से सुनाई देता है, ना ये ठीक से चल सकती है, ना इनको ठीक से दिखाई देता है। ठीक है, जबकि मेडिकल जो इनका सर्टिफिकेट जो प्रूफ हो गया आया, एक हॉस्पिटल ने, रेड्डी हॉस्पिटल, उसने कहा कि इनको सिर्फ 6% डिसेबिलिटी, जो कि ना के बराबर मानी जाती है। ठीक है, इतनी थोड़ी बहुत तो हर किसी को होती है। और यहाँ तक कि इन्होंने ये तक उसमें लिखा कि मेंटली भी कुछ इश्यूज हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं निकला। ठीक, तो फाइनली, और देखिए ये रियलिटी भी है कि अगर आप अपने अराउंड भी देखेंगे, जैसे मैं भी पर्सनली किसी फैमिली को जानता हूँ जहाँ पे मदर फादर ने सिर्फ नाम के लिए डिवोर्स ले रखा है, सुपर रिच हैं दोनों, बट नाम के लिए डिवोर्स ले रखा है, ताकि ये शो किया जा सके जो बच्चा है वो मदर के साथ रहता है, मदर की इनकम जीरो है। ठीक है, और इस वजह से उसको ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर माना जाए। इस तरह की चीजें हो रही हैं। Now, Center last Thursday constituted a single-member committee under DOPT to examine all documents submitted by probationary IAS officer Pooja Khedkar to secure her candidature. इनकी रैंक क्या आई थी 821 इन 2022, और उसके बाद भी इनको आईएएस मिला ऑन द बेसिस ऑफ ये फिजिकली डिसेबल्ड हैं। ये खड़ी है यहाँ पर इनकी कार, ओके, जो ऑलमोस्ट 2 से 3 करोड़ की थी। इन्होंने जिद की थी कि मुझे इसी कार के ऊपर रेड लाइट लगाकर दीजिए, जो कि अब रूल्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये अभी स्टिल शी इज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ये सारी फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। ऑफिशियल बंगलो नहीं मिलता है, ऑफिशियल गाड़ी नहीं मिलती है आपको, और खुद का प्राइवेट चैम्बर भी नहीं मिलता है। बट इन्होंने क्या किया, फॉर वॉट एवर इनकी मनमानी चलती है वहां पर उस एरिया में इनके पेरेंट्स की। ठीक है, तो इन्होंने जो खुद कलेक्टर है वहां के, उनका केबिन ले लिया। तब जाकर ये थोड़ी सी हाईलाइट हुई, और फिर बाद में इनका जब सब सारा डेटा निकल के आया, तब देखा गया कि इन्होंने फिजिकल हैंडीकैप का कोटा लिया था, जो कि ये बिल्कुल उसके लिए लागू नहीं है। फिर इनके पेरेंट्स के भी केस सामने आने लगे। एक वीडियो आया जहां पे इनकी मदर गन दिखा रही है एक फार्मर को। ठीक है, इनके फादर ने अभी इलेक्शन भी लड़ा था वहां से, उससे पहले वो ऑफिसर भी रहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। Now, Khedkar also faced multiple allegations of misconduct from seeking special privilege. She is not entitled to as a probationer. एक तो पता है आपको कभी भी अपने होम टाउन में पोस्टिंग नहीं मिलती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी मिल सकती है, वरना नहीं मिलती है, बट इनको मिली। तो उस लेवल का पॉलिटिकल सोर्स है। इनको एग्जाम के बाद 6 बार मेडिकल के लिए बुलाया गया, हर बार ये डॉच कर दी गई, ये मेडिकल टेस्ट देने गई नहीं, जबकि ये डिसेबिलिटी भी क्लेम कर रही है। उसके बाद भी इनको रिक्रूट कर लिया गया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि इवन यूपीएससी इज नॉट इम्पैकेबल, एंड डीओपीटी में तो फिर आप देख ही लीजिए कि आपका पॉलिटिकल सोर्स है तो फायदा तो मिलता है। इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोबेशनर एंड ऑक्यूपाइंग द एंटी चैम्बर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस to using an unauthorized red blue beacon on her private car, a luxury Audi sedan, जो ये कहती है कि मुझे फादर ने गिफ्ट किया। सो फाइनली ये कंट्रोवर्सी हुई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम पुणे टू वाशिम। बट अल्टीमेटली बस यही होता है, बस ट्रांसफर हो जाता है, एक इंक्वायरी सेटअप हो जाती है, और फिर यूपीएससी और डीओपीटी दोनों इंतजार करती है कि मामले को ठंडा पड़ने दो, और अल्टीमेटली कोई भी मामला ठंडा पड़ ही जाता है। बट इसमें लॉस किसका हो रहा है, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो दिव्या जैसे जेन्युइन कैंडिडेट आते हैं, उनका लॉस होता है जब इस तरीके से लोग करोड़ों की संपत्ति होने का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं। ओबीसी में भी उन जेन्युइन एस्पिरेंट्स का लॉस होता है, जो एग्जैक्टली अब देखिए ओबीसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि 8 लाख इनकम है तो आप उसमें आओगे। ठीक है, 8 लाख से अगर थोड़ी भी नीचे है, सपोज 7.9 लाख, अगर आपकी इतनी भी है तो आप क्या आ गए, नॉन क्रीमी लेयर में। बट सच्चाई ये है कि कुछ फार्मर्स है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी ट्रू है उतना ही। ठीक है, मराठवाड़ा बुंदेलखंड रीजन में जाएंगे, हो सकता है लोग के पास 5 एकड़ लैंड हो, बस उसमें से
कुछ नहीं है, पूरा ड्रॉट प्रोन एरिया है, कुछ इनकम नहीं होती उनकी, लेकिन उसके बाद भी उनको नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये जो क्राइटेरिया है, चाहे वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का हो या फिर इसका। अब एक आईपीएस की डॉटर ये कहे कि मैं ईडब्ल्यूएस में आ रही हूँ, ठीक है, मेरे फादर पूरी सैलरी डोनेट कर लेते हैं, तो ये सब फालतू की बातें ठीक नहीं लगती। ना यहाँ पर जो कंडक्ट है इनका वो कंट्रोल किया जाता है बाय टू रूल्स, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोबेशन रूल्स 1954। अब इस रूल के कुछ प्रोविजंस देखते हैं, जैसे रूल 3.1 ये कहता है आपको एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है एंड डिवोशन टू ड्यूटी एंड शैल डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर। फिर इसी अनबिकमिंग ऑफ मेंबर को डिफाइन करता है रूल 4.1 जो कहता है व्हाट इज अनबिकमिंग। तो इसका मतलब है आप अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस को यूज ना करें टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स या फिर एनी प्राइवेट अंडरटेकिंग और एनजीओ। ठीक है, बट सच्चाई ये कि यूपीएससी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है, लेकिन खुद उस चीज को फॉलो नहीं करता। वो कभी आंसर की टाइमली रिलीज नहीं करता, वो एक साल बाद देता है जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। राइट, इस बार तो उसने नाम से लिस्ट भी नहीं दी, पहले तो नाम से लिस्ट दी। अब देखिए ये सारे केस खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि जब बच्चे इनके नाम देख रहे हैं, पूजा खेड़कर फिजिकल डिसेबिलिटी बट रियल में है नहीं, काफी सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने पिछले एक हफ्ते में अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं। ठीक है, पूरा नाम है ज्योति मिश्रा, लेकिन आपने सामने लिखा हुआ है आपके नाम के आगे एससी। तो ये जब तक अगर ये चीजें आप नाम से डिस्क्लोज करना बंद कर दोगे तो इस तरह के जो फ्रॉड है वो सामने भी नहीं आ पाएंगे। तो यूपीएससी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आपसे क्वेश्चन करता है, बट एग्जैक्टली खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करता। In 2014, यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड a few सब रूल्स लाइक हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, पब्लिक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक एंड पर्टिकुलरली टू वीकर सेक्शन, कर्टसी गुड बिहेवियर। इसके अलावा और भी स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई कि ऑफिसर को किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। तो आपको डिसीजन लेने चाहिए सोनली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन, should not misuse his position as a civil servant, not take decision in order to drive financial or material benefits for himself. उसी तरीके से रूल 11.1 कहता है that you may accept gift from near relatives या फिर पर्सनल फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आपकी मैरिज वगैरह है या कुछ है तो आप गिफ्ट ले सकते हो, बट ऑफिशियल डीलिंग में आप गिफ्ट नहीं ले सकते। ठीक है, क्या आपने सपोज किसी का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, बदले में उसने कहा मैडम मेरा ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दीजिए जल्दी से, एक फ्लैट आपको मिल जाएगा गिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह के ऑफिशियल डीलिंग में आप गिफ्ट नहीं ले सकते, आपसे अपने नियर रिलेटिव या फ्रेंड से ले सकते हो। बट यू मस्ट रिपोर्ट एनी गिफ्ट जिसकी वैल्यू 25,000 से ज्यादा की हो, और ये थ्रेशोल्ड अपडेट किया गया था 2015 में, तो ऑब्वियसली 25,000 को भी बढ़ाने की जरूरत है। प्रोबेशनर्स के लिए क्या रूल है? तो देयर इज एन एडिशनल सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ ऑफिसर्स ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड व्हिच लास्ट एट लीस्ट 2 years आफ्टर सिलेक्शन। दिस इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एट लबासना मसूरी में। इसके अलावा एट द एंड ऑफ 2 year ऑफिसर्स को एक एग्जाम देना होता है जिससे कंफर्म किया जाता है कि ये अपनी रिस्पेक्टिव सर्विसेज अब ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर्स को एक फिक्स सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, यहाँ से ट्रैवल अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड इटसेल्फ। अब एक बार सोचिए, एक और ऑफिसर है, क्या नाम है उसका, राजस्थान से आते हैं, रवि सिहाग ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, वो पहले सिलेक्ट हो गए थे, ट्रेनिंग वगैरह भी चले गए, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक सैलरी तो ड्रॉ कर रहे थे। तो उसके बाद भी उन्होंने जब आईएएस लिया तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ले गए। तो या तो आपको वहां पे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी, ठीक है, जबकि अच्छी खासी मिलती है, या तो आपने पूरी सैलरी ली नहीं वहां से। ठीक है? तो फिर ईडब्ल्यूएस आप कैसे क्वालिफाई, आप सिलेक्ट होने के बाद भी आपने ईडब्ल्यूएस कैसे ले लिया? जैसे दिव्या का जो केस आया, दिव्या तंवर का, वो पहले आईपीएस बनी, उसके बाद उन्होंने दोबारा गलती से ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म भर दिया और आईएएस के लिए क्वालिफाई तो कर गई, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, उनका केस चल रहा है आज भी। ठीक है, क्यों नहीं दिया? कि आप ऑलरेडी ऑफिसर थे, आप सैलरी ले रहे थे, तो फिर आपने ईडब्ल्यूएस में कैसे आए? अगर दिव्या तंवर नहीं आई तो फिर रवि सिहाग भी कैसे आए? ऐसे कई लोगों पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। ठीक है, बट यूपीएससी आके कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना डीओपीटी कोई जवाब दे रहा है। ठीक है, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड एज ए राइट टू नंबर ऑफ बेनिफिट्स लाइक जो कंफर्म्ड आईएएस ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, जैसे ऑफिशियल कार, वीआईपी नंबर प्लेट, ऑफिशियल एकोमोडेशन, ऑफिशियल चैम्बर, एडिक्वेट स्टाफ, एक कांस्टेबल एक्सेट्रा। रूल 12 की बात करें, द सर्कमस्टेंसेस इन विच प्रोबेशनर्स कैन बी डिस्चार्ज, ये बताता है कि किस केस में इनको डिस्चार्ज किया सकता है। अब देखिए, अगर आप एक कंफर्म्ड ऑफिसर हो तो आपको डिसमिस किया जाएगा, अगर आप अभी प्रोबेशन पीरियड में हो तो आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंडिंग द प्रोबेशनर इनएलिजिबल for recruitment or unsuitable to be a member of the service, the probationer willfully neglecting her probationary duties or studies, the probationer lacking in qualities of mind and character, सेंटर एक समरी इंक्वायरी करवा सकता है और फिर उनको डिस्चार्ज कर सकता है। सिंस 1995 27% सीट्स रिजर्व कर दी गई फॉर ओबीसी कैटेगरी,
पीएच का रिजर्वेशन आया 2006 बैच से, 3% सीट्स रिजर्व होती हैं। अब इनका जो केस है मिस खेडकर का, इफ आर ओबीसी एंड पीएच सर्टिफिकेट्स आर प्रूवन टू हैव बीन फॉल्सिफाइड, खेडकर स्टैंड्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस। प्रोबेशनर है इसलिए डिस्चार्ज कहा जाएगा, अगर कंफर्म्ड ऑफिसर होती तो डिसमिस कहा जाता। डीओपीटी का खुद का सर्कुलर जो था 93 का, वो खुद कहता है वेर एवर इट इज फाउंड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हैड फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रोड्यूस ए फॉल्स सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू सिक्योर अपॉइंटमेंट, ही शुड नॉट बी रिटेन्ड। However, such a dismissal would likely to be challenged in the court या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने या नेशनल ओबीसी कमीशन के सामने जाएगा और ये ड्रैग करता रहेगा फॉर इयर्स एंड मिस पूजा खेडकर अपनी सर्विस एंजॉय करती रहेंगी। इन द इंटरिम ऑफिसर में स्टिल कंटिन्यू टू बी इन सर्विस। और कुछ नहीं होने वाला है इस पूरे मैटर में। ये अगर होना होता तो यूपीएससी एंड डीओपीटी अब तक आके क्लैरिफिकेशन दे चुका होता। ये बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। UPSC had asked Khedkar to undergo a medical examination at AIIMS New Delhi in April 2022, but she sought a postponement citing COVID-19 infection. एग्जाम देने गए हो आप, इतनी भीड़ में निकलते हैं बच्चे वहां से, वहां कोई दिक्कत नहीं थी कोविड में, लेकिन मेडिकल टेस्ट देने जाना था जब एम्स में तो उन्होंने कहा कोविड इन्फेक्शन फैल रहा है अभी। She did not arrive at the rescheduled examination as well. Later submitted an MRI report from a private facility to support her claim कि वो डिसेबल है। ठीक है, और ऑब्वियसली काफी क्रिटिक्स का कहना है ये बहुत ही वेल टू डू बैकग्राउंड से आती है। 40 करोड़ 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है इनके फादर के पास। ठीक है, ओबीसी का आपको पता ही है 8 लाख एनुअली, पब्लिक सेक्टर में हो तो 8 लाख आपकी लिमिट है, प्राइवेट सेक्टर में सॉरी, और पब्लिक सेक्टर में हो तो ईदर पेरेंट बिकमिंग ए ग्रुप ए ऑफिशियल बिफोर एज ऑफ 40 और बोथ बिकमिंग ग्रुप बी ऑफिशियल विद सिमिलर रैंक्स। ठीक है, तो ये पूरा केस था, बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है, बाकी सब हमने देख लिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।